G20 हर जगह ये चर्चा में है, लेकिन बहुत लोगों को ठीक से पता ही नहीं है कि आखिर ये G20 है क्या। G20 होता क्यों है, G20 के बैठक में क्या होता है, इसका नाम G20 ही क्यों है। देखो, एक सत्य वचन ये है कि अगर आप एक देश हो, इस धरती पे मौजूद एक कंट्री हो, तो आपको दूसरे देशों से मिलके चलना होगा और साथ मिलकर चलने से ही ये दुनिया ग्रो हो पाएगी। जब भी कोई युद्ध होता है देशों के बीच या फिर कोई बहुत बड़ी क्राइसिस एक देश में आती है, तो उसका असर पूरे सिस्टम में पड़ता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट छींकता है तो इंडिया के निफ्टी में भी सर्दी लग जाती है, या फिर किसी कंट्री से कुछ एक्सपोर्ट होना बंद हो जाता है तो पूरे विश्व को हाई प्राइसेस झेलने पड़ते हैं। मतलब यही है कि अगर किसी कंट्री को अच्छी इकोनॉमी चाहिए तो सभी कंट्रीज का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो खरीदेंगे क्या, और प्रोडक्ट्स को ही नहीं खरीदेंगे तो कमाई कहाँ से होगी। ये एक इकोनॉमिकल साइकिल है जो कि युद्ध और बाकी चीजों से डिस्टर्ब हो जाती है। तो कई देशों ने ये फील किया कि इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी सिस्टम होनी चाहिए जहां पर सारे देश बैठकर बात कर सके, और सिर्फ अपने देश के ही नहीं बल्कि पूरे अर्थ की इकोनॉमी को साथ मिलकर बढ़ा पाए, इस पे बात हो सके। इकोनॉमी एक्चुअली में हर देश के कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट के चलते बढ़ती है। अगर साथ मिलकर सब काम न करे तो इकोनॉमी पूरी तरह से खुल नहीं पाती। तो इसी के चलते G20 को बनाया गया साल 1999 में। G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, और ये एक फोरम है, यानी एक डिस्कशन वाली जगह है। इसमें 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन साथ मिलकर एक यूनिट की तरह है। टोटल मिलाकर 20। फोरम मतलब एक ऐसी जगह जहां पर लोग आपस में बैठकर डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस इंटरनेशनल फोरम में जो टॉपिक्स डिस्कस होते हैं वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, एंटी करप्शन। और ये डिस्कशंस हर साल होती है, यानी हमारे दुनिया के जो सबसे बेसिक विषय हैं जिससे इस दुनिया के लोगों की बेसिक सर्वाइवल इफेक्ट होती है, इस G20 फोरम में इसी की डिस्कशन की जाती है। G20 की तरह एक G7 भी होता है, यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, और उसमें जो डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे USA, UK, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, ये सब मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ डेवलप्ड नेशंस आपस में बात करेंगे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे स्टेबल होगी। ऑलमोस्ट 200 देशों में से सिर्फ 7 का ग्रुप है ये G7, यानी डेवलप्ड नेशन का ग्रुप। तो क्योंकि इतने से काम नहीं चलता, फिर आया G20, यानी 20 नेशंस का ग्रुप, जिसमें डेवलप्ड नेशंस भी हैं और डेवलपिंग नेशंस भी हैं, और सब मिलकर आपस में बात करते हैं। और G20 में जो देश हैं वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी UK, USA और EU यानी यूरोपियन यूनियन। टोटल पूरे धरती का जितना बिजनेस होता है उसका 80% सिर्फ इन्हीं 20 देशों से आता है। आप सोच के देखो, हमारी धरती पे ऑलमोस्ट 200 देश मौजूद हैं। एग्जैक्टली बोलूं तो 195, बट इसमें से 175 कंट्रीज मिलाकर विश्व का 20% बिजनेस ही है। बाकी जो ये सिर्फ 20 कंट्रीज हैं, इसी में 80% होता है ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का, यानी GWP का। और इसलिए ये 20 देश विश्व के सबसे महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं। G20 की मीटिंग हर साल होती है और इस ग्रैंड मीटिंग की ड्यूरेशन जनरली 1 से 2 दिन होती है। G20 मीटिंग का कोई परमानेंट प्लेस या परमानेंट हेड पर्सन नहीं होता है, वो रोटेट होते रहते हैं। 2021 का मीटिंग इटली में हुआ था, 2022 बाली में हुआ था,
2023 का ओनर बना इंडिया, 2024 में ब्राजील इसका हेड बनेगा और ये ब्राजील में ही होगा। हर साल प्रेसिडेंसी अलग अलग कंट्रीज को मिलती है। जैसे 1 दिसंबर 2022 को ये प्रेसिडेंसी भारत को दे दी गई और इसलिए भारत अभी G20 प्रेसिडेंसी को एक्सरसाइज कर रहा है। और जैसे कि मैंने बताया, नेक्स्ट ईयर से यही प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास होगी। G20 का कोई हेडक्वार्टर्स भी नहीं होता, क्योंकि हर साल अलग अलग देश में मौजूद अलग अलग बिल्डिंग्स को एज हेडक्वार्टर्स यूज किया जाता है। G20 की इतनी डिटेल्स तो जान लिया आपने, लेकिन इसको लेकर कई कंट्रोवर्सी भी हुई है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, G20 में डिस्कशंस बहुत चीजों की होती है, जिससे इन्फ्लुएंस तो बहुत सारी चीजें होती है दुनिया में, लेकिन G20 के पास डायरेक्टली कुछ इन्फोर्स करने की ताकत नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, एबिलिटी टू इन्फोर्स रूल्स ये नहीं है G20 के पास। और इसी बात की डिबेट है। G20 में एक देश दूसरे देश को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि हमें ऐसा ऐसा मिलकर करना चाहिए, लेकिन कोई एग्जीक्यूट करने की ताकत नहीं है, एक अथॉरिटी बॉडी की तरह। लेकिन फिर भी डिस्कशंस भी बहुत महत्व के होते हैं। डिस्कशन से जो थोड़ा इन्फ्लुएंस भी होता है सभी देशों में, उसी के चलते सभी देश को बहुत फायदा होता है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को ये G20 बैठक इफेक्ट करती है तो वो है ग्लोबल इकोनॉमी, यानी पैसे की दुनिया, यानी इनडायरेक्टली आपके जेब पे असर डालता है ये G20। कितना एवरेज इनकम बढ़ रहा है, कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, देशों के बीच में कनेक्शन कितना मजबूत है, ये सब चीजों का असर आपके जेब पे होता है। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं और इसी के चलते आम जनता भी G20 को इतना महत्व देती है। तो यही था G20 का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्या आपको पता है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एप्पल के आईफोन्स को बैन कर दिया है। एप्पल जो है सिक्योरिटी की माने और डेटा प्रोटेक्शन की माने तो इस मामले में एप्पल को बहुत ही सेफ डिवाइस माना जाता है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने अब ये अनाउंस कर दिया है कि गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय अब से आईफोन यूज नहीं करेगा। और इस अनाउंसमेंट के बाद ही एप्पल से कितने करोड़ का मार्केट प्राइस गिर गया, मतलब कि शेयर प्राइस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो गया। जो एप्पल का बिजनेस है चाइना के अंदर वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसी को एक झटका दे दिया है इस अनाउंसमेंट ने। पर्सनली बोलूं तो मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि चाइना ने इतना भी अलाउ किया एप्पल को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि जो चाइनीज मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कोई भी नई कंपनी, बाहर की कंपनी इतने आसानी से वहां एंटर नहीं कर सकती। तो एप्पल वहां पर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू बना रहा था। मुझे तो यही चौंकाने वाली बात लग रही है, लेकिन अब तो उसको भी ये अनाउंसमेंट इफेक्ट करने जा रहा है। एक बहुत ही स्पेशल फोटो को आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ, इसको देखो। ये है सैजिटेरियस ए, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल्स में से एक है ये। इसका जो मास है वो हमारे सूरज से करीब 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा है। और जो नासा का चंद्र है, चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी, उसने इस फोटो को क्लिक किया था। और इतने मास के बीच जो ये छोटा सा ब्लैक डॉट है सन से 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा मास में, यही ये आसपास की चीजों को बहुत तेजी से खा रहा है, ये सैजिटेरियस ए। और कुछ साल बाद हम ये देखेंगे कि ये अपने आसपास की सारे मास को खा चुका होगा पूरी तरह से। हमारे इस ब्रह्मांड में इतने सारे ब्लैक होल्स हैं कि उनका काउंट भी अनगिनत है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि सूरज तो कुछ भी नहीं है, सूरज के सामने धरती मार्बल की तरह दिखती है। और सूरज से बड़े तारे भी हैं इस ब्रह्मांड में, लेकिन उन तारों से भी बड़े ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। और यही सबसे डरावनी बात है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।